जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा, क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव, कुछ कट्टरपंथी और भीम आर्मी के नेता। इन सभी का आज सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। सबसे पहले बात अखिलेश यादव और राहुल गांधी की। बिखर रहे विपक्षी गठबंधन को समेटने के प्रयास में जुटी कांग्रेस को अब नया झटका समाजवादी पार्टी ने दिया है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से पहले सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला लेने के लिए कहा है। इसी के साथ अब इस बात पर भी संशय के बादल छाने लगे हैं कि अखिलेश यादव अपने सहयोगी राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होंगे या फिर नहीं। वहीं समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से साफ कहा है कि सबसे पहले सीट शेयरिंग पर बात तय हो। सोमवार 19 फरवरी को राहुल गांधी की ये यात्रा अमेठी और रायबरेली से निकलेगी। पहले माना जा रहा था कि इस यात्रा में अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ दिखेंगे। वहीं अब समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से भी कहा है कि वो फिलहाल इस यात्रा से दूरी बनाए। वहीं आपको बता दें कि सपा ने अभी तक अमेठी और रायबरेली के अपने जिला अध्यक्षों को अखिलेश यादव के आने का कोई भी कार्यक्रम नहीं भेजा है। साथ ही इन्हें किसी भी प्रचार की तैयारी भी नहीं देखा जा रहा है। हालांकि इन जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ता जोरों शोरों से राहुल गांधी के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। वहीं कहा जा रहा है कि लखनऊ या रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल हो सकते हैं। हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी में अपने महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं आपको बता दें कि आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 15 से 16 सीटें ही देना चाहती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी कम से कम 21 से 22 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारना चाहती है। इस गतिरोध को दूर करने के लिए कई बार दोनों पार्टी के नेता आपस में चर्चा कर चुके हैं, जिसका अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। सबसे ज्यादा खींचतान उन सीटों पर बताई जा रही है जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में है। दूसरी खबर में बात चुनाव से पहले अखिलेश यादव को लगने वाले तगड़े झटके की। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाल ही में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं अब नई पार्टी बनाने की उनकी अटकलें तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य 22 फरवरी को अपनी नई पार्टी का ऐलान भी कर देंगे। हालांकि उनकी ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाल ही में अपने महासचिव पद से इस्तीफा देते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को एक चिट्ठी भी लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने पार्टी पर अनदेखी करने का आरोप लगाया था। अखिलेश यादव को लिखे पत्र में मौर्य ने लिखा था कि जब से मैं समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ हूं, लगातार जनाधार बढ़ाने की कोशिश की है। जिस दिन मैं सपा में शामिल हुआ था उस दिन मैंने 25 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारे का नारा दिया था। हमारे महापुरुषों ने भी इसी तरह की लाइन खींची थी। चिट्ठी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई बड़े नेताओं के नारे का भी जिक्र किया। उन्होंने आगे लिखा कि पार्टी की ओर से उनके नारे को निष्प्रभावी बनाने की कोशिश की जा रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सैकड़ों उम्मीदवारों का पर्चा और संबल दाखिल किए जाने के बाद अचानक के बदलाव के बाद भी हम पार्टी का जनाधार बढ़ाने में सफल रहे। उसी का परिणाम था सपा के विधायकों की संख्या बढ़ गई। एक समय कहां 45 विधायक थे, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में इनकी संख्या 110 पहुंच गई। मौर्य ने कहा कि विधायकों की संख्या बढ़ने के बाद भी आपने मुझे विधान परिषद में भेजा और ठीक इसके बाद राष्ट्रीय महासचिव बनाया। इस सम्मान के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आगे कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी के कुछ छोटभैये और कुछ बड़े नेता मौर्य जी का निजी बयान है कहकर कुंठित करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद भी मैंने अन्यथा नहीं लिया। इसके बाद जब मैंने पाखंड और आडंबर पर हमला बोला तब भी पार्टी के कुछ लोग इसी प्रकार की बात करते हुए नजर आए। अगली खबर में बात कट्टरपंथियों की। जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तब से ही कट्टरपंथियों के सीने में आग लगी है। वहीं जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा की खबर आई तो इन लोगों ने नई नई चालें चलना शुरू कर दिया। जहां एक ऐसे ही मामले का खुलासा छत्तीसगढ़ से हुआ है,
छत्तीसगढ़ में गौ सेवक साधुराम यादव हत्याकांड में 2 आरोपियों पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अफसरों के मुताबिक जांच में दोनों आरोपियों का आतंकी कनेक्शन मिला है। दरअसल कश्मीर से लौटने के बाद आरोपी अयाज खान ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस्लामी आतंकी संगठन आईएसआईएस के स्टाइल में गौ सेवक का गला रेत दिया था। ऐसा अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले दहशत फैलाने के इरादे से किया गया था। वहीं आपको बता दें कि 20 जनवरी को 2024 को छत्तीसगढ़ में कवर्धा में लालपुर गांव में अयाज, इदरिश, मेहताब और शेख रफीक के साथ 6 ने मिलकर गौ सेवक साधुराम यादव की आईएसआईएस आतंकी की तरह गला रेतकर हत्या कर दी थी। आरोपियों ने यादव से पहले भी जानबूझकर विवाद किया था और सिर तन से जुदा करके हत्या कर दी। उनकी हत्या के बाद कवर्धा में लोगों का गुस्सा भड़क गया था। प्रशासन ने आरोपियों को पकड़ने के साथ ही उनके घरों पर बुलडोजर भी चलवाया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धारा भी जोड़ी थी, जहां पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों पर यूएपीए की धारा 16 लगाई थी। वहीं अयाज और इदरिश का आतंकी कनेक्शन भी सामने आया है। अयाज के कश्मीर जाने और इदरिश के संदिग्ध के लोगों से मिलने की जानकारी भी मिली है। बताया गया है कि प्रदेश में पहली बार गैर नक्सल मामले में यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई है। कवर्धा के एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि हत्या करने वाले आरोपियों में से अयाज का कश्मीर आना जाना चलता रहता था। वहीं इदरिश के संदिग्ध लोगों से बात करने के सबूत मिले हैं। उन्होंने बताया कि अयाज खान को गिरफ्तार कर उसके मोबाइल की जांच की गई तो उसके लगातार कई बार जम्मू कश्मीर जाने की जानकारी सामने आई है। जब छत्तीसगढ़ की टीम जम्मू कश्मीर भेजी गई तो आतंकवादियों से कनेक्शन सामने आए। एक अन्य आरोपी इदरिश खान ने के संदिग्ध से बात करने के संबंधित जानकारी भी मिली है। उधर हिंदू संगठन लगातार इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। गौ सेवक साधुराम यादव की पत्नी ने हाल ही में सरकार से मिले 5 लाख का चेक भी लौटा दिया है। उसकी पत्नी का कहना है कि उन्हें सहायता राशि नहीं बल्कि हत्यारों पर कड़ी कार्रवाई चाहिए। आखिरी खबर हल्द्वानी से जुड़ी हुई है, जहां अब तक 58 दंगाइयों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि बाकियों की धरपकड़ की कोशिश के साथ कुर्की जैसी कानूनी प्रक्रिया चल रही है। बीते 11 दिनों में प्रशासन की कोशिश से हालात तेजी से सामान्य होते जा रहे हैं। हालांकि इसी बीच कुछ समूह और गिरोह अस्थिरता फैलाने की फिराक में लगे हैं। जहां 2 दिन पहले एक कथित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जाकर भ्रामक पोस्ट तैयार की, तो वहीं अब भीम आर्मी भी हिंसा पीड़ित मुस्लिमों से ना मिलने देने पर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जता रहा है। सबसे खास बात तो यह है कि दलितों के हितों के नाम पर राजनीति कर रही भीम आर्मी नगर निगम के उन दलित स्टाफ के घर नहीं जा रही है जिन्हें हिंसक भीड़ ने बेरहमी से पीटा। जहां शनिवार 17 फरवरी 2024 को भीम आर्मी के 60 सदस्य प्रतिनिधि मंडल बनभलपुरा के मुस्लिमों से मिलने निकला। इस प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत नौटियाल के अलावा सोनू लाठी आदि मौजूद थे। प्रतिनिधि मंडल को उत्तराखंड पुलिस ने बनभलपुरा क्षेत्र से काफी पहले ही हाईवे पर रोक लिया था। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र में कर्फ्यू लागू होने की जानकारी दी और हालात सामान्य करने में उनसे सहायता की अपील की। हालांकि प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासन की बात नहीं मानी। तब प्रशासन ने इस समूह को थोड़े समय तक एहतियातन थाने में रोका और बाद में वापस लौटा दिया। भीम आर्मी के अन्य सदस्य इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर काफी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वापस लौटने जाने से भड़के मंजीत नौटियाल ने अपनी मांगों को न माने जाने पर आंदोलन तक का ऐलान कर दिया है। उनकी मांगों में बेगुनाह मुस्लिमों के मुकदमे वापस लेना और बनभलपुरा के पीड़ितों को मुआवजे के तौर पर 60 लाख रुपए देना शामिल है। भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष ये भी चाहते हैं कि नैनीताल प्रशासन ध्वस्त किए गए अवैध मदरसे और मस्जिद के लिए फिर से जमीन दिलाए। हल्द्वानी हिंसा में सबसे अधिक नुकसान पुलिस और नगर निगम के कर्मचारियों को उठाना पड़ा है। ये बात निकलकर सामने आई थी कि हिंसा के शिकार नगर निगम के अधिकारी स्टाफ अनुसूचित जाति वर्ग से है। वहीं अनुसूचित जाति स्टाफ ने बताया कि उस दिन दंगाइयों ने उन्हें मारकर जिंदा जलाने के रास्ते में कटीले तार तक बिछा रखे थे। वहीं एससी वर्ग से ही आने वाले कांग्रेस नेता गब्बर वाल्मीकि ने भी माना कि बनभलपुरा की हिंसक भीड़ ने कानून को तोड़ा था। उन्होंने दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग प्रशासन से की है। इन सभी के अलावा बनभलपुरा से निकली हिंसक भीड़
जिस रिहायशी बस्ती गांधीनगर में घुसना चाह रही थी, वहां भी अधिकतर परिवार दलित समुदाय के ही हैं। इन परिवारों के तमाम सदस्य दंगाइयों के हमले में पुलिसकर्मियों, नगर निगम स्टाफ और अपने खुद के परिवार की रक्षा करते हुए घायल हुए हैं। इन सभी के अलावा गांधीनगर की एससी वर्ग की महिलाओं ने बताया कि आज भी उनके मन में हिंसक भीड़ का उन्मादी रूप घूम रहा है। ये सारा माहौल पुलिस के साथ अपनी खुद की रक्षा के लिए एकजुट हो गया था। इसी मोहल्ले पर न सिर्फ गोलियां चलाई गई बल्कि पत्थरों के साथ पेट्रोल बम भी फेंके गए थे। हालांकि भीम आर्मी का प्रतिनिधि मंडल बनभूलपुरा क्षेत्र में रहने वाले मुस्लिमों के लिए संघर्ष कर रहा है। अभी तक उनके मांग पत्र में दलित वर्ग से आने वाले नगर निगम के स्टाफ और इसी वर्ग के गांधीनगर के घायलों के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया है। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, कुछ कट्टरपंथी और भीम आर्मी के नेता फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।